गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज इस टॉपिक पर बात करूंगा CSS करंट अफेयर का टॉपिक एनवायरमेंटल इशू। इसमें मैं कवर करूंगा ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में देखेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एनवायरमेंटल इशू की बात की जाए तो ये एक सिंगल कंट्री का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड इशू है, ग्लोबल इशू है, मतलब कि पूरी दुनिया का इशू है एनवायरनमेंट का। अब जब भी दुनिया की बात आती है, वर्ल्ड इशू की बात आती है, तो उसके लिए एक मुल्क ही स्ट्रगल नहीं कर सकता उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए होता है? कलेक्टिव एफर्ट। अब कलेक्टिव एफर्ट हमेशा रिक्वायर्ड होती है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उस इशू को रिमूव करने के लिए। अब याद रखा जाए, दो तरह के इश्यूज होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक इशू और एक होता है वर्ल्ड इशू। जो डोमेस्टिक इशू होता है उसका सलूशन नेशनल लेवल पे लिया जा सकता है, एक मुल्क अकेले ले सकता है। लेकिन जब वर्ल्ड इशू की बात आती है तो उसका जो स्टेप लिया जाता है वो इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाता है और इन सारे ममालिक मिलके ही उस इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो इस इशू के अंदर कौन सा इशू आएगा? एनवायरमेंटल इशू, जो कि वर्ल्ड इशू है। अब इन्वायरमेंटल इशू को रिड्यूस करने के दो प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, एक क्योटो प्रोटोकॉल फोरम एंड सेकंड एजेंडा 21। याद रखिएगा, इन दोनों फोरम में जो भी सिग्नेटरी होता है तो उसको इन दोनों फोरम्स की बात माननी पड़ती है। अब जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इसके सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने इस फोरम में साइन किया हुआ है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसकी सिग्नेटरीज नहीं हैं। किन की नहीं है? इन दोनों फोरम्स की। तो यहाँ पे एक फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट आ जाता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि एक ने साइन किया हुआ है और एक ने साइन नहीं किया हुआ। अब वो डिसएग्रीमेंट क्या है? देखें, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात तो मैं इस पॉइंट के बाद करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं जो कि डिसएग्री करते हैं एनवायरमेंटल चेंज से। कैसे? जैसे कि रशिया, जो स्कूल ऑफ थॉट रशिया को बैक करता है, वो इन फेवर है राइजिंग टेम्परेचर। वो कहता है कि टेम्परेचर का राइज होना चाहिए, जबकि जो बाकी ममालिक हैं US टाइप, वो इसकी फेवर में नहीं है। अब रशिया क्यों कहता है कि राइजिंग टेम्परेचर होना चाहिए? उसकी एक वजह है, क्योंकि रशिया में सारा साल बर्फ़ रहती है। उसकी बहुत सी लैंड ऐसी है जो कि एक कोल्ड बैरल की तरह है, कोल्ड बैरल डेजर्ट, मतलब कि वो लैंड कोई इस्तेमाल में नहीं आ रही रशिया के पास वो लैंड तो है पर उसके ऊपर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्फ़ ही पड़ी हुई है। तो रशिया कहता है कि जब टेम्परेचर का राइज होगा तो वो जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और मेल्ट होने के बाद वहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, वो यूटिलाइज होगी। वो जो एरिया है, टेरिटरी है, वो लैंड है, उससे ये कुछ गेन करेंगे। अब यहाँ पे एक तो आ गया डिसएग्रीमेंट, लेकिन जो मैंने डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की है इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड, वो अब मैं आपको बताता हूँ। इन्वायरमेंट अगर बेहतर करना होगा तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको कम से कम इमिट करें, निकालें। यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट है डेवलप और डेवलपिंग का, वो कैसे है? पहले मैं बताऊँगा डेवलप्ड की, देन मैं बताऊँगा डेवलपिंग की। देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास खुराक बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, वहाँ पे लोग पॉवर्टी से नहीं मर रहे। इट मीन्स वहाँ पे फूड अवेलेबल है। जब फूड अवेलेबल है अच्छी खासी मिकदार में, तो वो अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो कम खुराक बना सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा खुराक मौजूद है। जब वो अपनी प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो इट मीन्स उनके ग्रीन हाउस गैसेस कम इमिट होंगी। ये बात आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा इमिट होती हैं। जब प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम, तो इट मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस भी कम, और जब ग्रीन हाउस गैसेस कम होती हैं तो इन्वायरमेंट बेहतर होता है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो उस दोनों फोरम के एजेंडा 21 और क्योटो प्रोटोकॉल
इन दोनों फोरम के सिग्नेटरीज हैं। इसी वजह से, क्योंकि उनके पास खुराक काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, वो अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट बेहतर की तरफ वो जा सकते हैं। लेकिन जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ आते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में खुराक ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉवर्टी रेट क्या है, उसके बाद बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने लोग रह रहे हैं, हंगर से कितने लोग मर रहे हैं। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, इनके पास खुराक नहीं है। ये अपनी प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये अपनी प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, ये अपनी प्रोडक्शन बरकरार रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। जब ये अपनी प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो इट मीन्स जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा रिड्यूस होगा, ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा एमिट होगी ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये अपनी प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस गैसेस भी ज़्यादा होंगे। ये बात आप समझ के डेवलप और डेवलपिंग के दरमियान। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूएसए, फ्रांस, ये क्या हैं, इन दोनों फोरम्स के सिग्नेटरीज़ हैं। ये अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कम इमिट हो रही है और कम गैस इमिट होने से इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया, चाइना को भी मैंने डेवलपिंग में रखा है, वो डेवलपिंग ही, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये बात मैंने क्यों रखी। अब ये इन दोनों फोरम्स के सिग्नेटरीज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। चाइना की बात कीजिए, अच्छी खासी इकोनॉमी है, फिर भी ये ऐसा कर रहा है। इंडिया, अच्छी खासी इकोनॉमी है, फिर भी ये सिग्नेटरी नहीं है। इनकी एक दो वजूहात हैं। इंडिया और चाइना पॉपुलेशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन देख लें, इंडिया की देख लें, काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन है। जब ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी प्रोडक्शन पे, खुराक कम बनाएंगे, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। इतनी ज़्यादा आबादी, इसको आप भूखा नहीं रख सकते, आपको कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी। तो ये वजूहात हैं कि ये दोनों इन दोनों फोरम्स के अंदर साइन नहीं कर रहे, क्योटो प्रोटोकॉल और एजेंडा 21। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन गुड। अब कॉमन गुड मैंने क्या रखा है, ओजोन, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ ना, ओजोन को मैंने यहाँ रख लिया। सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, हर स्टेट का सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि रियलिज्म का फैक्टर मैंने यहाँ पे वही बताया, ओजोन क्या है, कॉमन गुड है। अगर कंट्री इसको प्रायोरिटाइज करता है, इसको इम्पोर्टेंस देता है कॉमन गुड को, ठीक है, तो वो अपनी प्राइमरी नीड को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। प्राइमरी नीड क्या है उसकी, खुराक, ठीक है। अगर कंट्री कॉमन गुड को प्रायोरिटाइज करेगा, इम्पोर्टेंस देगा, तो इसका क्या मतलब है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर। सेल्फ इंटरेस्ट उसका क्या है कि उसने अपने लोगों को खुराक देनी है। प्रोडक्शन एक सेल्फ इंटरेस्ट है, उसका अपना बेनिफिट है। जबकि कॉमन गुड से क्या है, वर्ल्ड का फ़ायदा है, दुनिया का फ़ायदा है। अब यहाँ पे आ जाती है स्कूल ऑफ थॉट्स की बात, फिलॉसफी की बात, थ्योरीज़ की बात। तो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को देखा जाए तो वो हमेशा किसकी बात करता है, सेल्फ इंटरेस्ट की। वो कहता है कि मैं ही मैं हूँ, सबसे पहले उसकी अपनी ज़रूरत को पूरा करना है। और कोई भी जो स्टेट है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, मतलब कि वो सेल्फ इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसीलिए आप देखें कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, फ्रांस हो गए, इवन कि अभी भूटान भी इसी कैटेगरी में आएगा। उसने इकोनॉमी टैक्स लगाया है कि जो रोड पे गाड़ी चलाएगा उसका भी एक टैक्स है, ठीक है। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास अच्छी खासी खुराक है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो कॉमन गुड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वो कहते हैं खुराक तो, सेल्फ इंटरेस्ट खुराक है ना, वो कहते हैं खुराक तो हमारे पास पहले ही अच्छी खासी मौजूद है, लेकिन इन्वायरमेंट गुड नहीं है, तो उन्होंने इन्वायरमेंट को अपने लिए बेहतर करना है। जबकि डेवलप कंट्रीज़ कहती हैं कि खुराक होगी तो हम जिंदा रहेंगे, तो वो कहते हैं कि पहले सेल्फ इंटरेस्ट आएगा, बाद में हम कॉमन गुड की बात करेंगे, बाद में हम वर्ल्ड इश्यूज़ की बात करेंगे, पहले हम अपना इंटरनल इशू रिजॉल्व करेंगे। इंटरनल इशू क्या है, खुराक, प्रोडक्शन।
तो ये कुछ बातें थी जो ग्लोबल इश्यूज एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल सके। अल्लाह हाफिज़।